क्यों आसमान में जगमग करते तारे, क्यों धरती चल 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 कर भी ना हारे। क्या एक ही वेग से गिरती चीजें सारी, क्यों चीजें कुछ हल्की हैं कुछ हैं भारी। ये है इटली का पीसा शहर। आज यहां काफी चहल पहल है। आज गैलीलियो की परीक्षा का दिन है। उनका दावा है कि पृथ्वी घूमती है। लोगों की राय में ऐसा सोचना भी पाप था। मध्यकालीन यूरोप, नवजागरण यानी रेनेसां का दौर। उस समय हर चीज शक के दायरे में आ रही थी, जिन्हें हम कभी खुली आंखों से सच मान लेते थे। कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकल चुका था। इसी समय सन 1564 गैलीलियो गलीली का जन्म हुआ। उन दिनों प्राचीन ग्रीक के महान चिंतक एरिस्टोटल का दर्शन पूरे यूरोप में फैला हुआ था। एरिस्टोटल से बात शुरू होती और वहीं खत्म हो जाती। आम लोगों की राय और दर्शन में कोई बुनियादी फर्क नहीं था। सारी चीजें खुली आंखों के तर्क में बंद थीं। जो सच दिखता था वह विज्ञान का सच नहीं था, और जो विज्ञान का सच था उसे लोग देखना नहीं चाहते थे। उन दिनों इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार दुनिया के 7वें आश्चर्य में शुमार नहीं होती थी, क्योंकि इस बात को बताने वाला भी आधुनिक विज्ञान ही था, जो अभी गैलीलियो के साथ बड़ा हो रहा था। महज 17 साल की उम्र में विज्ञान और गैलीलियो ने एक दूसरे को गले लगाया। हर दिन की तरह आज भी लोग चर्च के हॉल में ईश्वर को याद कर रहे थे। गैलीलियो भी इन्हीं लोगों में शामिल थे। प्रार्थना करते हुए गैलीलियो की नजर अचानक चर्च की छत पर झूलते हुए झूमर पर पड़ी। लेकिन झूमर तो रोज ही झूलता है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन गैलीलियो की नजर झूमर से हट ही नहीं रही थी। तभी हवा जोर से चलने लगी। इससे झूमर का दोलन बड़ा हो गया था, यानी ये तेज चलने लगा था। अरे ये क्या? अब गैलीलियो ने अपने हाथ की नब्ज पकड़ ली। नब्ज पकड़े गैलीलियो की हैरत का ठिकाना नहीं था जब उन्होंने ये महसूस किया कि अभी भी उतना ही समय लग रहा था जो छोटे दोलन में लग रहा था। जब हवा शांत हुई तो गैलीलियो की हैरत का ठिकाना न रहा। झूमर का दोलन छोटा हो गया था। अरे ये क्या? अभी भी झूमर के दोलन का समय उतना ही था जितना तेज हवा में लग रहा था। हाथ की नब्ज पकड़े गैलीलियो जो देख रहे थे वह विज्ञान के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। दरअसल उन्होंने विज्ञान की नब्ज पकड़ी थी। गैलीलियो ये देख रहे थे कि झूमर चाहे ज्यादा दूर तक झूले या कम दूर तक झूले, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में उसे एक ही समय लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? बड़े दोलन और छोटे दोलन के समय में फर्क तो होना चाहिए। उन दिनों घड़ी का इजाद नहीं हुआ था। जब गैलीलियो ने अपनी नब्ज पकड़ी तो वे मन ही मन नब्ज की गति से झूमर के दोलन का समय माप रहे थे। 1 2 3 4। हर बार झूमर का दोलन गिनती के 4 तक का समय ले रहा था। गति का ये कौन सा नियम है? ये कैसे हो सकता है कि छोटे और बड़े दोलन में एक ही समय लगे? गैलीलियो के दिमाग में सवालों का बवंडर खड़ा हो गया। गैलीलियो इस उधेड़बुन में घर लौट आए और खुद से यह प्रयोग करने की ठान ली। उन्होंने लोहे और लेड के गोले, रस्सी और तार को इकट्ठा किया।
इससे उन्होंने कई सारे पेंडुलम बनाए और दोस्तों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने लोहे के गोले को रस्सी से बांधा। जब वे स्टार्ट कहते तो उनका दोस्त नब्ज गिनता और गैलीलियो पेंडुलम का दोलन 1, 2, 3, 4। जैसे ही वे स्टॉप कहते गिनती बंद हो जाती। फिर वो इसी दोलन को बड़ा करते और गिनते 1, 2, 3, 4। दोनों ही दोलन का समय बराबर रहता। यही प्रक्रिया उन्होंने लेड तथा कॉर्क के गोले पर भी दोहराई। पर यह क्या, पेंडुलम चाहे किसी भी पदार्थ का हो, उसके दोलन के समय पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने रस्सी की लंबाई बढ़ाई। उन्होंने देखा कि लंबाई बढ़ाने से दोलन के समय में फर्क आ रहा था। इसका मतलब था कि लंबाई समय अनुपातिक है। अब गैलीलियो को यह बात समझ आ गई थी कि जिस प्रकार पेंडुलम के गोले का भार उसके दोलन के समय तथा गति को प्रभावित नहीं करता, उसी प्रकार वस्तु के गिरने के समय में उसके भार का कोई महत्व नहीं होता। ये तो नए तरह का गणित था। क्या प्रकृति गणित के इन सरल नियमों का पालन करती है? अगर ऐसा है तो इससे पहले किसी ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आज ऐसे प्रयोग करना बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास घड़ी है और पेंडुलम बनाने की सामग्री भी। पर गैलीलियो के समय में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। गैलीलियो ने दोलन के समय को अपनी नब्ज की गति से मापा था। इस पूरे प्रयोग से उन्हें प्रकृति के नियम समझ में आने लगे थे कि घूमते हुए पेंडुलम की गति किसी चीज की भार से तय नहीं होती। तब तो ये नियम हर जगह एक ही ढंग से लागू होने चाहिए। गैलीलियो के दिमाग में यह सवाल कौंधा कि क्या पेंडुलम की मदद से घड़ी बनाई जा सकती है, ताकि आगे ऐसे प्रयोग करने में उन्हें हाथ के नब्ज की मदद नहीं लेनी पड़े। कहते हैं कि उन्होंने उस समय घड़ी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में इस पेंडुलम को आधार बनाकर क्रिस्टिन हाइगिन्स ने पेंडुलम घड़ी का इजाद किया, जो लगभग 250 वर्षों तक दुनिया को समय बताने वाला सबसे सटीक यंत्र बना रहा। गैलीलियो ने जब अपने प्रोफेसर को प्रयोग के बारे में बताया कि किसी चीज के भार से उसके गिरने की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो प्रोफेसर साहब भड़क उठे। ये क्या बकवास है? भार से कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? एरिस्टोटल महान ने बहुत पहले कह दिया है कि भार से ही चीजें तय होती हैं। मसलन जो चीज जितनी भारी होगी वह उतना ही पहले गिरेगी। आज से 2500 साल पहले प्राचीन यूनान में एरिस्टोटल का मानना था कि जमीन पर मौजूद सारी चीजें 4 तत्वों से बनी हैं: आग, हवा, पानी और मिट्टी। मिट्टी प्राकृतिक रूप से भारी होती है, इसलिए इसकी प्राकृतिक गति एक सीधी रेखा में नीचे की तरफ होती है। इसी तरह हवा सबसे हल्का तत्व है, इसलिए इसकी प्राकृतिक गति एक सीधी रेखा में ऊपर की तरफ होती है। इस नियम के आधार पर उन्होंने कह दिया कि भारी चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अगर किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर ऊपर की ओर खींचा जाए तो ये उसकी प्राकृतिक गति के साथ खिलवाड़ है, लेकिन ज्यों ही उसे छोड़ा जाता है वो फिर से प्राकृतिक गति प्राप्त कर नीचे की ओर आने लगता है। एरिस्टोटल की यह बात लगभग 2000 साल तक पूरी दुनिया में हावी रही। इस दर्शन को दुनिया के लगभग सारे धर्मों ने भी अपना लिया था।
16वीं सदी तक दर्शन का यह पुराना किला धर्म की सत्ता के साथ मिलकर काफी मजबूत हो गया था। ऐसे समय में गलीलियो के प्रोफेसर ने जब एरिस्टोटल की महानता का जाप करना शुरू किया तो गलीलियो चुप हो गए। लेकिन गलीलियो को अपने प्रयोग पर दृढ़ विश्वास था। पेंडुलम के प्रयोग को उन्होंने बार बार दोहराया और नतीजा पाया कि भार से गति का कोई लेना देना नहीं है। उधर उन्हें अरस्तु की यह बात भी परेशान करती थी कि भारी चीजें जमीन पर गिरती हैं। इस उधेड़बुन में उन्हें ये बात समझ में आई कि सारे रास्तों का हल प्रयोग में है, सिर्फ बात कह देना काफी नहीं। कुछ समय बाद वे पीसा की यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए थे। प्रकृति का जितना अध्ययन करते उन्हें यही लगता कि प्रकृति में सब कुछ आंखों देखे सच की तरह नहीं होता। इसका एक अपना नियम है। गलीलियो के बारे में एक किंवदंती मशहूर है कि अपनी बात को साबित करने के लिए वे पीसा की मीनार पर चढ़ गए थे। वहां से उन्होंने अलग अलग भार की दो चीजों को रस्सी से बांधकर नीचे गिराया। लेकिन ये क्या, दोनों ही चीजें एक साथ गिरी। देखा जाए तो गिरने की प्रक्रिया में रस्सी तोड़कर भारी चीज को हल्की चीज से अलग हो जाना चाहिए था। भले ही गलीलियो ने खुद ये प्रयोग ना किया हो, लेकिन उनके दिमाग में ये बात जरूर आई थी। जब अलग अलग भार की दो चीजें एक रस्सी से बंधकर नीचे गिरती हैं, तो क्या होता है? गलीलियो का दिमाग पेंडुलम की तरफ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग अलग तरह के पेंडुलम के दोलन का समय एक हो? आखिर पेंडुलम भी तो ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ एक निश्चित समय सीमा में ही डोलता है। बीच में कुछ तो है जो भारी और हल्की चीजों में फर्क पैदा करता है। कहीं ये फर्क हवा की वजह से तो नहीं है? गलीलियो खुद अपनी बात से आश्वस्त हो रहे थे। भारी और हल्की चीजों की गति उनके भार से नहीं, बल्कि हवा के घर्षण से तय होती है। यही नियम पेंडुलम पर भी काम करता है। पर क्या जब हवा को खत्म कर दिया जाए, यानी निर्वात पैदा किया जाए, तो क्या भारी और हल्की चीजें जमीन पर एक साथ नहीं गिरेंगी? इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम खुद एक प्रयोग करते हैं। एक ट्यूब लेते हैं और इसकी हवा निकाल देते हैं। अब हम इसके अंदर एक साथ अलग अलग भार की दो चीजें गिराते हैं। क्या होना चाहिए? एरिस्टोटल के हिसाब से भारी चीज को पहले गिरना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। अरे, दोनों ही चीजें एक गति से नीचे आ रही हैं और साथ ही गिर भी रही हैं। अब ट्यूब के अंदर एक पक्षी के पंख और पत्थर को एक साथ गिराते हैं। अब क्या होगा? पंख तो काफी हल्का होता है, इसे तो बाद में गिरना चाहिए। पर यह क्या, दोनों ही चीजें एक साथ नीचे गिर रही हैं। गति का ये कौन सा चमत्कार है? गलीलियो को प्रकृति के नियम और भी समझ में आने लगे थे, लेकिन क्या इन नियमों को किसी और तरीके से भी साबित किया जा सकता है? कुदरत के नियम भी तो गणित के नियम जैसे ही हैं, लेकिन गिरती हुई चीजों का वेग इतना तेज होता है कि उनके समय को मापना कठिन है। अब क्या किया जाए? और तो और हवा के घर्षण को कैसे कम किया जाए? ऐसे में गलीलियो को यह उपाय सूझा कि अगर चीजों के गिरते हुए वेग को कम कर दिया जाए तो यह संभव हो सकता है। लेकिन कैसे? ऐसी कौन सी जगह है जहां किसी चीज पर
हवा का घर्षण कम लगता हो। सीधे गिरने में हवा का घर्षण जरूर लगेगा। अगर किसी चीज को सीधे न गिराकर इसे किसी ढलान पर गिराया जाए तो शायद उस पर हवा का घर्षण कम लगेगा। अब हम गैलीलियो के इस प्रयोग को खुद करके देखते हैं। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पर जगह जगह निशान बनाते हैं ताकि दूरी को बेहतर ढंग से मापा जा सके। अब इसे 60 डिग्री पर टेढ़ा करते हैं और गेंद फेंकते हैं। इस कोण पर गति को मापना कठिन है, इसलिए इसे 20 डिग्री पर रखते हैं। इससे गेंद की गति तथा समय को मापा जा सकता है। हम समय मापते हैं। देखते हैं कि पहले निशान से दूसरे निशान तक जाने में गेंद की गति में 3 गुना इजाफा हुआ है। तीसरे निशान तक जाने में 5 गुना वृद्धि हुई और अगले निशान तक जाने में 7 गुना वृद्धि। आज ये प्रयोग करना कितना आसान है, पर साधनों के अभाव में गैलीलियो ने ये प्रयोग कम से कम 100 बार किया था। उनकी हैरत का तब ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पाया कि दूरी और समय के बीच एक खास तरह का संबंध है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का गणितीय सूत्र दिया जिसमें दूरी और समय समानुपाती हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम चलते हैं किसी वाटर पार्क में। यहां काफी तादाद में लोग स्लाइड कर रहे हैं। पहले एक मोटे आदमी को स्लाइड करने के लिए कहते हैं और उसके पानी में गिरने तक का वक्त गिनते हैं। हम दोबारा यह प्रयोग किसी पतले आदमी के साथ करते हैं और वक्त गिनते हैं। दोनों जब पानी में गिरे तो दोनों का वक्त बराबर था। जब इंक्लाइन प्लेन से गेंद जमीन की सतह पर आया तो उसकी गति एक समान वेग से जारी थी। सामने दीवार से जब गेंद टकराई तो अपने आप रुक गई, यानी अगर इस पर कोई बाहरी बल न लगे तो गेंद एक समान वेग से लगातार चलती रहेगी। गैलीलियो की ये बात आधुनिक विज्ञान का मूल मंत्र है, जिसे बाद में न्यूटन ने गति का पहला नियम बनाया, यानी कोई वस्तु या तो हमेशा विराम की अवस्था में रहती है या फिर गतिमान रहती है जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगे। गैलीलियो के समय में लोगों का मानना था कि धरती स्थिर है और बाकी चांद, तारे और ग्रह धरती के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन गैलीलियो का मानना था कि धरती घूमती है। लेकिन लोगों ने गैलीलियो का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर धरती घूमती है तो यदि हम ऊपर कूदेंगे तो धरती हमारे पैरों के नीचे से खिसक जाएगी और हम दूसरी जगह गिरेंगे। हम भी एक प्रयोग करते हैं। यहां एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा है। घोड़े को हम यहां धरती मानते हैं अगर घोड़ा रुका हुआ है। घुड़सवार के हाथ में गेंद है। वो गेंद गिराता है। गेंद घोड़े के पांव के पास ही गिरती है। अब हम घोड़े को दौड़ाते हैं। घोड़े की गति को हम धरती के घूर्णन की गति मान लेते हैं। ऐसे में अगर गेंद को घोड़े से गिराते हैं तब गेंद कहां गिरेगी? क्या ये घोड़े से पीछे गिरेगी या घोड़े के आगे गिरेगी या घोड़े के पांव के पास गिरेगी? जैसे ही गेंद घुड़सवार के संपर्क से छूटती है वो घोड़े की गति के साथ गतिमान होकर घोड़े के पैरों के पास में गिरती है। ऐसा ही प्रयोग गैलीलियो ने जहाज के पाल से गेंद गिराकर किया था। दरअसल गैलीलियो की दृष्टि में गति सापेक्ष है। घोड़े की गति घुड़सवार में आई और वही गति बाद में गेंद में गई। इसलिए जब गेंद फेंकी गई तो उस वक्त
गेंद भी घोड़े के साथ गतिमान हो गई थी और घोड़े के पैरों के पास गिरी। ऐसा तभी होता है जब हम धरती पर कूदते हैं और वापस हम उसी जगह पर गिरते हैं। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी के घूर्णन के साथ भी ऐसा ही होता है। दुनिया की हर चीज पृथ्वी की गति से बंधी हुई है, इसलिए पृथ्वी की गति के साथ सारी चीजें गतिमान हैं। दौड़ते हुए घोड़े से भी फेंकी हुई गेंद जिस तरह घोड़े की गति से जुड़कर घोड़े के पांव के पास ही गिरती है, उसी तरह हम भी पृथ्वी की गति के साथ जुड़कर गतिमान हैं, गति में। गैलीलियो से पहले विज्ञान अपनी आदिम अवस्था में था। उस समय आज की तरह के उपकरण नहीं होते थे। तब कैसे किया गैलीलियो ने ये सब? उन्होंने प्रकृति के नियमों को अपने गणितीय सूत्र के साथ जोड़ा था। उन्होंने जो तरीके बताए थे वही आज आधुनिक विज्ञान की नींव है। अगर इन नियमों का पालन कर कहीं भी प्रयोग करें, नतीजे एक होंगे। गैलीलियो के सापेक्षता का यही सिद्धांत आगे जाकर न्यूटन और आइंस्टीन के विचारों का आधार बना और आधुनिक भौतिक विज्ञान की जड़ कायम हुई।